नमस्कार। रीट एग्जाम 2025 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है मनोविज्ञान की, इसके अंतर्गत आज से हम विकास के सिद्धांतों को शुरू करने वाले हैं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है इसको डिटेल के अंतर्गत देखेंगे इस वीडियो में। तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है, आप चैनल को विजिट करके उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा विकास का सिद्धांत है वो है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। देखिए, जो मनोविश्लेषण शब्द है इसका मनोविज्ञान में 3 अलग अलग प्रकार से अर्थ है। तो किस रूप में? मनोविश्लेषण एक संप्रदाय के रूप में, ठीक है, मनोविज्ञान का एक स्कूल या संप्रदाय के रूप में, मनोविश्लेषण एक व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में, और मनोविश्लेषण मनोचिकित्सा की एक विधि के रूप में। तो ये 3 अर्थों के रूप में मनोविज्ञान के अंतर्गत इसने स्थान बनाया है मनोविश्लेषण ने। तो ये थोड़ा सा आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनका जन्म वियना ऑस्ट्रिया के अंतर्गत 1856 ईस्वी में हुआ था। ये एक मनोचिकित्सक थे। फ्रायड ने नैदानिक परिस्थितियों, क्लिनिकल, ठीक है, नैदानिक यानी क्लिनिकल परिस्थितियों में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। तो आपसे एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि फ्रायड ने किन परिस्थितियों के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी? तो नैदानिक। अब देखिए, नैदानिक परिस्थितियां क्या होती हैं, ये नीचे यहाँ पर दे रखा है। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार या फिर डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों का अध्ययन कर उसके आधार पर उपचार करना, यही है नैदानिक परिस्थितियां। तो इसके आधार पर ही मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी सिगमंड फ्रायड ने। इसके अलावा केस स्टडी विधि का भी प्रयोग किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो ये जितने भी फैक्ट हैं इस काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रायड की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एग्जामों के अंतर्गत आई हुई है, आप ध्यान रखिएगा। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ 1901, द ईगो एंड द इड 1923। तो ये तीनों पुस्तकें हैं सिगमंड फ्रायड की। अब देखिए, यहां से शुरुआत होती है सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के अंतर्गत। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? फर्स्ट है स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनके सिद्धांत को हम इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से ही देखने वाले हैं। सबसे पहला जो ये है इसको देखेंगे हम। सबसे पहले स्थलाकृति या फिर आकारात्मक संरचना, इसे इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहा जाता है? टोपोग्राफिकल या फिर स्ट्रक्चर मॉडल। स्थलाकृति, आकारात्मक संरचना। फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार के संचालन में मन की प्रमुख भूमिका होती है। इन्होंने मन के 3 स्तरों का वर्णन किया है। तो जो मन है, मन के 3 स्तर बताए हैं, वो बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने किसके अंतर्गत? टोपोग्राफिकल या फिर स्ट्रक्चर मॉडल के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मन के 3 स्तर कौन कौन से बताए? एक तो बताया चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। एक बताया है अवचेतन या फिर अर्धचेतन, प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस माइंड। और एक बताया है अचेतन या फिर अनकॉन्शियस माइंड। तो इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इन तीनों की तुलना, यानी मन की जो तुलना है, सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के पहाड़ से की है। तो समुद्र के अंतर्गत डूबा हुआ एक पहाड़ है, जो 90% भाग है जो कि समुद्र के अंतर्गत डूबा हुआ है, ये तो है अचेतन मन। और जो समुद्र के बाहर वाला 10% भाग है वो है चेतन मन। और इन दोनों को जो अलग करने वाला क्षेत्र है या फिर एक रेखा के रूप में जो है वो है अवचेतन मन। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों को देखते हैं थोड़ा थोड़ा।
सबसे पहले है चेतन मन। ये इसका हिस्सा कितना है? 10%। ठीक है, वर्तमान समय या फिर तात्कालिक अनुभवों से संबंधित होता है चेतन मन। सेकंड नंबर पर है अवचेतन या फिर अर्ध चेतन, यानी प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो ये होता है ये ना तो पूर्णतः चेतन होता है और ना ही अचेतन होता है। इसके अंतर्गत इस स्तर पर वे अनुभूतियां होती है जिनसे व्यक्ति वर्तमान में अवगत नहीं रहता, परंतु थोड़ी कोशिश करने पर वे अनुभूतियां चेतन मन में लाई जा सकती हैं। तो वो जितनी भी अनुभूतियां होती है वो होती हैं अर्धचेतन या फिर अवचेतन मन के अंतर्गत। इसके अलावा चेतन व अचेतन के मध्य पुल का जो कार्य करता है वो करता है अवचेतन या अर्धचेतन मन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है अचेतन मन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। ये जो पहाड़ी जो हमने ऊपर देखी थी उसका 90% भाग यही है, यानी मन का जो 90% भाग होता है वो होता है अचेतन मन। इसमें वे विचार या इच्छाएं होती हैं जिनका स्वरूप कामुक, असामाजिक, एंटी सोशल, अनैतिक और घृणित होता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा अचेतन मन का स्वरूप कैसा होता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पहले भी आए हैं आगे भी आएंगे। कामुक, असामाजिक, अनैतिक और घृणित स्वरूप होता है अचेतन मन का। पूर्व अनुभव हिंसात्मक, इसके अतिरिक्त दर्ददायी, पीड़ादायी और जो स्मृतियां हैं वो इसके अंतर्गत होती है। तो ये सारे स्वरूप होते हैं अचेतन मन के। आप अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, ऐसी इच्छाएं सामाजिक बंधनों के कारण पूरी करना संभव नहीं होता। इन्हें चेतन से अचेतन मन में दमित या फिर रिप्रेस कर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये टर्म भी आप ध्यान रखिएगा। जो ऐसी इच्छाएं होती है जो कि सामाजिक बंधनों के कारण हम पूरी नहीं कर सकते हैं, तो उनको दमित कर लिया जाता है चेतन मन से अचेतन मन के अंतर्गत। फ्रायड ने तीन में से जो ये 3 प्रकार के मन बताए हैं, इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो माना है वो माना है अचेतन मन को। तो ये तीनों प्रकार के मन है, इन तीनों प्रकार के मनों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। तो कौन कौन सी? एक है जीवन मूल्य प्रवृत्तियां और एक है मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। जो जीवन मूल्य प्रवृत्तियां हैं इनको इरोज कहा जाता है, मृत्यु मूल्य प्रवृत्तियां को थैनेटोस कहा जाता है। इरोज एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इरोज जो मूल प्रवृत्ति है ये क्या है? व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए आशावान बनाती है ये मूल प्रवृत्ति। और जो थैनेटोस है व्यक्ति में जीवन के प्रति विरक्ति तथा विनाशकारी व्यवहार को संचालित करने का आधार बनती है थैनेटोस मूल प्रवृत्ति। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इरोज के अंतर्गत जो है ये लैंगिक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके अंतर्गत संतान बढ़ाना, संतति बढ़ाना, ये सारी चीजें शामिल है। इरोज के अंतर्गत जो जीवन मूल प्रवृत्ति है इसका जो ऊर्जा बल होता है उसको लिबिडो कहा जाता है। तो ये सारी चीजें सिगमंड फ्रायड ने बताई थी, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और थैनेटोस के अंतर्गत एक टर्म भी है, ये आप ध्यान रखिएगा, द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। तो सभी के जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या है? मृत्यु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत और क्या क्या शामिल है? मृत्यु मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या और अवसाद। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, सामान्यतः दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियों में एक संतुलन रहता है तथा जो जीवन मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी सक्रियता अधिक रहती है मृत्यु मूल प्रवृत्तियों से।
तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, जो अचेतन मन है, अचेतन मन को पढ़ने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इन विधियों के बारे में भी एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न आता है। सबसे पहले है स्वप्न विश्लेषण की विधि, ड्रीम एनालिसिस। स्वप्न जो है वो अचेतन तक पहुंचने का सही मार्ग है। सेकंड जो विधि है वो है मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड। व्यक्ति को एक जगह पर लेटा दिया जाता है, मनोचिकित्सक के द्वारा उसे कहा जाता है कि वह स्वयं को सामाजिक बंधनों से मुक्त समझे अपने आप को, और स्वयं के अंतर्गत जितनी भी छुपी हुई दमित भावनाएं हैं उन सभी को वो क्या करे, अभिव्यक्त करे। ये जो विधि है, इसी विधि को कहा जाता है मुक्त साहचर्य विधि। तो ये सेकंड विधि है अचेतन मन की, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक विधि और दे रखी है, वो है सम्मोहन विधि। 3 प्रकार की विधियां हैं अचेतन मन की। अब देखिए यहाँ पर जो ये फैक्ट दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अचेतन मन के अस्तित्व के प्रमाण क्या क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले है स्लिप ऑफ टंग, यानी कोई भी व्यक्ति बोलते बोलते अगर अचानक से रुक जाता है, हकला जाता है, स्लिप हो जाता है बोलते बोलते, तो समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति के अंतर्गत अचेतन मन का अस्तित्व है। ठीक है। सेकंड है स्लिप ऑफ पेन। थर्ड है स्वप्न। फोर्थ नंबर पर है निद्रा संबंधी विकार, जिसे सोमनाबुलिज्म कहते हैं। एक है भूलने की प्रवृत्ति और एक है असामान्य व्यवहार। तो ये सभी अचेतन मन के अस्तित्व के प्रमाण हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन। लिखते लिखते समय कुछ सोचने लग जाना या फिर कुछ विचार करने लग जाना, जिसके कारण लिखना बंद कर लेना। स्वप्न है, स्वप्नों के अंतर्गत खो जाना। इसके अलावा निद्रा संबंधी विकार भी हैं, भूलने की प्रवृत्ति है। ठीक है, बोलते बोलते समय एक तो वो कुछ जो बोलना चाह रहा है वो भूल जाता है, सही से नहीं बोल पा रहा है, और भी कई काफी सारी चीजें। एक उसका सामान्य व्यवहार। तो ये सभी अचेतन मन के अस्तित्व के प्रमाण हैं। और यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, तो शानदार फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला था स्ट्रक्चरल और टोपोग्राफिकल मॉडल, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार के मॉडल, 3 प्रकार के मन पढ़े हैं। 3 प्रकार के मन कौन कौन से? चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। सेकंड नंबर पर यहाँ पर है गत्यात्मक या फिर संरचनात्मक मॉडल। इसे डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत देखिए, व्यक्तित्व के 3 भाग दे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मनोविश्लेषण को अलग अलग प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। एक व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में भी मनोविश्लेषण को बांटा गया है। तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। सबसे पहला है इड, इदम, एक है ईगो, अहम, एक है सुपर ईगो, परा अहम। तो ये इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो इड है वो जन्मजात एक व्यक्तित्व का भाग है। ईगो व्यक्तित्व के अंतर्गत इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1 या फिर 1.5 वर्ष से, और सुपर ईगो की शुरुआत होती है 5 से लगाकर 6 वर्ष के मध्य में। तो ये टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों के अंतर्गत होती हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इड से, यानी इदम से। इदम जो है यह आनंद के नियम के अनुसार कार्य करता है। ये देखिए, सारी इसकी विशेषता है इदम की, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। केवल इच्छाओं की पूर्ति ही इसका लक्ष्य है इदम का। उचित हो या फिर अनुचित हो, नैतिक हो या फिर अनैतिक हो, किसी भी रूप में उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो विशेषता है ये है इदम की। व्यक्तित्व का जैविक पक्ष होता है इदम। जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जैसे
कामुक है, आक्रामकतापूर्ण, नियमों को नहीं मानने वाला। तो ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं इदम के अंतर्गत। इदम जो है वो अतार्किक होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इदम या फिर इड व्यक्ति के अंदर है, ये एक प्रकार का क्या है, दैत्य है, डेविल इन ए मैन। तो ये सारी विशेषता है इदम की। आगे देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अहम, ईगो। वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है अहम या फिर ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल पर यह काम करता है। जो अहम है वो इदम से ही उत्पन्न होता है, इदम से ही अहम की उत्पत्ति होती है। अहम जो है वो क्या होता है, वो तार्किक होता है, इदम की इच्छाओं की परिस्थिति अनुसार पूर्ति भी करता है ईगो। तो ये फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि जो इड है, इदम है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हर स्थिति में करता रहे तो उसके दुखद परिणाम होते हैं, परंतु सामाजिक ढांचे में यह संभव नहीं है और इस कारण उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ईगो है, ईगो का विकास लगभग 1 से 1.5 वर्ष की आयु में इदम से होता है। शुरुआत के अंतर्गत तो जो इड होता है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे जैसे समझे कि बालक की हम यहाँ पर उदाहरण ले ले, बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, 1-1.5 साल का होता है, तो सामाजिक जो परिवेश है उसका उसके अंतर्गत कुछ न कुछ विकास होता है। इस विकास से ही उसके अंतर्गत एक नई जो व्यक्तित्व विकसित होता है वो है ईगो का। ईगो जो है वो इदम की इच्छाओं की जो पूर्ति है वो परिस्थिति अनुसार करता है, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी भी होती है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी इच्छाओं को जो ईगो है वो इदम को नहीं करने देता है। तो ये फैक्ट जो है ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे है अहम वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। अहम को व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है। आपसे देखिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, किसको व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है, ईगो, इड या फिर सुपर ईगो। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ईगो को व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि यह एक प्रकार से व्यक्ति की विवेचनशील शक्ति है जो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करती है कि कौन सी इच्छाओं की कैसे और कितनी संतुष्टि होनी है। तो ये आता है ईगो के अंतर्गत। इसी कारण ईगो को वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो इड है, इड को नियंत्रित करने के लिए अहम ईगो के द्वारा दमन यानी रिप्रेशन नामक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न बना है, तो आप ध्यान रखिएगा। यानी देखिए जो इड है, इड को नियंत्रित करने के लिए ईगो के द्वारा कौन से प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो दमन प्रक्रम का जो उपयोग है वो किया जाता है, यानी रिप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जस्ट हमने आगे भी यहाँ पर देखा था दमन वाला। यहाँ पर देखा था हमने कि चेतन से अचेतन मन में दमित या फिर रिप्रेस कर दी जाती है। तो चेतन से अचेतन मन में जो भी चीज़ें डाली जाती है वो किस युक्ति से डाली जाती है, दमित यानी दमन से, यानी रिप्रेशन से। तो ये आप ध्यान रखिए। वापस यहाँ पर आगे चलते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर है, फ्रायड ने ईगो से इड का संबंध एक घुड़सवार और घोड़े जैसा बताया है। इसके अंतर्गत देखिए जो घुड़सवार है उसको ईगो माना है, घोड़े को इड माना है। घुड़सवार घोड़े पर नियंत्रण करता है, यानी जो ईगो है वो इड का नियंत्रण करता है या फिर रखता है।
दमन रिप्रेशन के द्वारा इड की जो अवांछित व असामाजिक इच्छाएं होती है उनको अचेतन मन में धकेल दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। ईगो जो है अंशतः चेतन है, अंशतः ही अर्धचेतन और अंशतः अचेतन होता है। ईगो को व्यक्तित्व का प्रबंधक, मैनेजर ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है तथा व्यक्ति के अंदर का व्यक्ति माना जाता है, मैन इन ए मैन। इड को तो कहा जाता है डेविल इन अ मैन और ईगो को कहा जाता है मैन इन अ मैन। तो ये आप ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं। आगे है सुपर ईगो। अहम से भी ऊंचा होता है सुपर ईगो। नैतिक और आदर्शवादी सिद्धांतों पर कार्य करता है। व्यक्ति के अंदर का देव होता है या फिर फरिश्ता होता है सुपर ईगो, एंजल इन अ मैन। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान माता पिता के द्वारा बताई गई बातों को बालक जो है अपने में आत्मसात कर लेता है, जो बाद में चलकर सुपर ईगो में विकसित हो जाती है। इड की तरह ही सुपर ईगो भी अवास्तविक कहा जाता है, क्योंकि सुपर ईगो जो है नैतिक आदर्शों को पूरा करने के दौरान वातावरण में उपस्थित कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों जो है इड और सुपर ईगो दोनों को अवास्तविक कहा गया है, क्योंकि इड जो है वो हर परिस्थिति में कोई चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो, सामाजिक हो या असामाजिक हो, कार्य को करना चाहता है, जबकि सुपर ईगो में नैतिक आदर्शों को पूरा करने के लिए वातावरण में जितनी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होती है उनके ऊपर ध्यान दिए बिना ही उन आदर्शों को पूरा करना चाहता है सुपर ईगो। इस कारण ये दोनों अवास्तविक हैं। सुपर ईगो चेतन होता है, अर्धचेतन भी हो सकता है या फिर अचेतन भी हो सकता है। तो तीनों प्रकार का ये हो सकता है। व्यक्तित्व के ये तीनों भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और तीनों के सम्मिलित क्रियान्वयन के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों का जो अहम या फिर ईगो है शक्तिशाली होता है, उनका व्यक्तित्व संतुलित होता है। अहम जो है इदम व पराहम यानी इड और सुपर ईगो में उचित संतुलन बनाए रखता है। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो में उचित संतुलन बनाए रख पाता है। अगर जो ईगो है कमजोर है तो व्यक्तित्व असंतुलित होगा। इसकी दो स्थितियां बनती हैं, एक तो सुपर ईगो का ईगो पर हावी होना और एक है इड का ईगो पर हावी होना। अगर सुपर ईगो का ईगो पर हावी हो जाता है तो इससे क्या होगा, व्यक्ति जो है वो अंदर ही अंदर घुटता है, व्यक्ति की विक्षिप्तावस्था आ जाती है। ठीक है, विक्षिप्तावस्था तक वो पहुंच जाता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं अगर सुपर ईगो हावी हो तो। और अगर इड हावी हो तो क्या होगा, अपराध की जो प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ेगी। तो ये दोनों पक्ष हैं अगर ईगो कमजोर होता है तो। आगे देखते हैं। सुपर ईगो के दो भाग होते हैं, एक है अहम आदर्श और एक है अंतःकरण। अहम आदर्श जो है ईगो आइडियल, ये सकारात्मक मापदंड है कि व्यक्ति या फिर बालक को क्या करना चाहिए। अंतःकरण कॉन्साइंस नकारात्मक मापदंड है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंतर्गत ये शामिल होता है। सुपर ईगो के अंतर्गत एक मनोविकार है जिसको कहा जाता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं वो एक ही कार्य को या फिर क्रिया को बार बार करता है। ये है OCD, जो कि एक सुपर ईगो का एक विकार है। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले वाली जितनी भी क्लासें हुई है वो अगर आप नहीं ली है, आप चैनल को विजिट करके उनको भी ले सकते हैं। अब देखिए, मैं काफ़ी मॉर्निंग के अंतर्गत ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो भी एक बार थम्स अप करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।